क्या दुनिया में कोई भी मुल्क अमेरिका पर अब भरोसा करने की हालत में रहा है, इंक्लूडिंग इजराइल? अभी वही हो रहा है जो वो चाहते हैं, जो ईरान चाहेगा वही होगा। अमेरिका को ईरान से अमन चाहिए, दोस्ती नहीं चाहिए। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अब डिप्रेशन की तरफ जा रही है। जब तक गए हॉर्मोज की स्ट्रेट बंद रहेगी और इस तरह से झगड़े होते रहेंगे कि अमेरिकी एम्बेसी वहां पर नहीं है, वहां शैतानों का अड्डा नहीं है, और इतनी गहराई से जो आपने बताया और इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकालने का तरीका। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। ईरान से जो आवाज आ रही है वो ये कि अभी आशूरा के दिन, यानी इमाम हुसैन की शहादत का दिन जो रहा 2 दिन पहले, उस वक्त एक बात कही गई कि आयतुल्लाह खामेनाई यानी उनके जो रहबर मौज़म थे, उनकी शहादत को ना भूलना है और ना ही माफ करना है। इसके दरमियान अमेरिका और ईरान के बीच कुछ झड़पें जैसी हालत हुई। हॉर्मुज़ पर कंट्रोल अभी तक भी ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं किया है। वहां से फिर कोशिश करना, कभी चोरी छुपे किसी जहाज को निकालने की कोशिश करना। ईरान एक भी जहाज अपने कोऑर्डिनेशन के बगैर वहां से नहीं गुजरने दे रहा है। अभी ताज़ा सूरत हाल यह है कि एक जहाज गुजारने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, उस पर ईरान ने वार्निंग के बाद में हमला किया, फिर दोनों तरफ से हमले और जवाबी हमले हुए। नकवी साहब से आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जंग जिसको 122वां दिन है, यानी 28 फरवरी को जो शुरू हुई और जंग बंदी हुए 81 दिन हो गए, 80 दिन से ज्यादा हो गए, और MOU जो डिजिटली साइन किया गया उसको भी 10 दिन गुजर चुके हैं, आज 11वां दिन है। आखिर इस वक्त के हालात को वो कैसे देख रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे क्या हो सकता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, और इस इलाके में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ लगता है अब ये जो हमले, जवाबी हमले, हॉर्मुज़ पर कंट्रोल को कबूल ना किया जाना, जो कुछ हालात हैं उन्हें अब कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जरा सा पहले तो हम जायजा ले लें कि इस जंग में कौन कौन किस किस तरफ मुलव्विस है। एक तो है मेन ट्रंक रूट, वो है वॉशिंगटन और तेहरान। दूसरा है वॉशिंगटन और तेल अवीव और तेहरान। और तीसरा खोला गया है वो है तेल अवीव और बैरूत, ताकि इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए। अब अगर लेबनान यानी बैरूत और इजराइल में दोस्ती बढ़े, जो कि अभी अग्रीमेंट मार्को रूबियो साहब साइन करा के गए हैं, उसमें यह है कि गोया ईरान ये इजराइल और लेबनान दोनों एक साथ हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ। एक खुल के है, एक से ये कहा जा रहा है कि भाई इन्हें कंट्रोल करो, और कंट्रोल ना करोगे तो जो मदद तुम चाहते हो हम वो करने के लिए बाहर से तैयार हैं। तो ये एक गुलेल बनाई गई है इस सब्सिडरी एग्रीमेंट के अंदर, के जिसमें तेल अवीव और लेबनान ये 2 मरकज हैं जो कि अब उस गुलेल में लेंगे हिजबुल्लाह को। इसमें से ये है कि ईरान का इन्फ्लुएंस, जो कि MOU ने जो साइन किया गया था बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, उस MOU के पहले ही पैराग्राफ में 3 दफा लेबनान मेंशन्ड है। और वो ये था कि साहब, क्या लेबनान भी ले गए ईरान अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में? इसके लिए सख्त परेशानी थी तेल अवीव में और जेरूसलम में कि साहब ये तो बिल्कुल, यानी वैसे ही ये जंग हार गए हैं,
लेकिन इसमें तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर इनको एक हमें डायरेक्ट जंग में पीट लिया और उसके बाद ये साथ साथ हमारा जो जहेज है वो भी ले गए, और वो है लेबनान और हिजबुल्लाह, वो सब उनके गोया मातहत हो गए। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड पैट है। तो इस पीस में जाहिर है एक कुव्वत वो है जिसको इस पीस में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका नाम है इजराइल। इजराइल हर सूरत से, चाहे उसे फॉल्स फ्लैग्स करना पड़े, चाहे उसे असैसिनेशन करना पड़े, चाहे उसे जो भी करना पड़े, वो इस पीस में इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो अब इररिलेवेंट होता जा रहा है अमेरिका को। और अगर लेफ्टिस्ट टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करें तो अब वो इंपीरियलिज्म को उसकी जरूरत कम से कम तर मालूम होने लगेगी, लिहाजा वो हर कोशिश करेगा। वहां क्या है, वॉशिंगटन में हालत ये है कि सख्त परेशानी है, क्योंकि दुनिया की इक्तिसादी हालत, इकोनॉमिक कंडीशन जा रही है डिप्रेशन की तरफ। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन वो है जो कि 1930s, 1929, 1930, 32 में डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन, उस डिप्रेशन से अमेरिका कैसे निकला था। उस जमाने में एक उनका प्रेसिडेंट आया, अब उससे निकालने का काम मिला, सर आया वो फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। रूजवेल्ट साहब ने इस अपने मुल्क को, ये इसलिए बता रहा हूं कि इस जंग से डायरेक्ट रिश्ता है इसका। बिल्कुल 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 ये हाँ, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने अपने मुल्क को डिप्रेशन से निकालने के लिए 4 बेसिक काम किए। अब ये सुन ले दुनिया, और आपके सामाइन सुन लें। एक तो उन्होंने वो काम किया, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से बात की, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी से बात की, उन्होंने ट्रेड यूनियन से बातें की, उन्होंने 15 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए। इनके डिप्रेशन के जमाने में आप इतनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, पैसे कहां से आएंगे? उन्होंने टैक्स किया अमीरों को। उन्होंने कहा इससे हमें, अमीरों को टैक्स किया, और ग्रेट डिप्रेशन से उसकी जितने भी लेफ्टिस्ट फोर्सेस थे, ट्रेड यूनियन के, कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां उन दिनों में सोशलिस्ट पार्टी भी थी, वो उन्होंने उसको लेके साथ चले। नतीजा क्या हुआ कि डिप्रेशन कंट्रोल में आया और रूजवेल्ट दूसरा इलेक्शन भी जीते। और उसके बाद वो पॉपुलैरिटी थी, उसको कहा जाता था, ये भी लोगों को ये याद कर लें, उसको कहा जाता था द न्यू डील। उसको कहते थे द न्यू डील, यानी बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड द पीपल एंड द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पॉलिटिकल सिस्टम। वो न्यू डील से डिप्रेशन से बच के एक इलेक्शन जीते, दूसरा जीते, तीसरा जीते, जनाब आली जीतते ही चले जा रहे। और चौथा इलेक्शन अगर बीमार होके मर ना गए होते तो ये वो 4 टर्म प्रेसिडेंट होता जिसका नाम है फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। लेकिन अब अमेरिकन इंपीरियलिज्म और अमेरिकन कैपिटलिज्म का हिट बैक होता है कि भाई ये सब हो जाए। लोग दुनिया में, यूरोप में कह रहे थे वॉर और हिटलर नेवर अगेन, यहां लोग कह रहे थे ये न्यू डील नेवर अगेन। उसके बाद जनाब मकार्थी आए और मकार्थीइज्म शुरू हुई। उसके मानी ये थे कि हर गिलाफ के नीचे, हर मेज के नीचे एक कम्युनिस्ट को ढूंढो। एक विच हंट शुरू हुआ। वो विच हंट इस हद तक गया
कि उस जमाने के जो बड़े बड़े लिखने वाले थे और वो क्रिएटिव राइटर, मसलन आर्थर मिलर ने एक प्ले लिखा, द क्रूसिबल, और उसने एक प्ले लिखा जो कि जो सेलम मैसाचुसेट्स में एक जगह है जहां की विचेस बहुत मशहूर हैं और उनको लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि ये विच है और उसको मार दिया गया। तो उसने, आर्थर मिलर ने ये प्ले, इस पे एक पैरोडी सी बनाई इस पे अमेरिका के ऊपर कि ये विच हंट जो हो रहा है, जो मगा तो कहने का वो अभी तक चल रहा है बाय द वे। वो गल्फ वॉर आ गई, वो कोल्ड वॉर आ गई, कोल्ड वॉर में उसको और फरोग दिया और वो ये कि एक जमाने में लोग भूल गए अमेरिका में कि अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलके ये जंग जीती थी, लेकिन उसको भुला दिया गया। वो एक जमाने में कुछ स्टैम्प्स ऐसे भी बने थे जिसमें एक तरफ अंकल सैम और एक तरफ अंकल जो, और जो थे जोसेफ स्टालिन। भूल गए हैं लोग। आप अपने गूगल आजकल एआई पे ढूंढ के निकालिए, आपको मिल जाएगा। साहब ये बहुत कमाल। देखिए, जो तारीखी बैकग्राउंड जो चीजें आप बता रहे हैं वो बिल्कुल किसी को मालूम नहीं है, और इतनी गहराई से जो आपने बताया, और इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकालने का तरीका। मुझे याद है कि कुछ साल पहले राहुल गांधी ने यहाँ भी कहा था मोदी सरकार को कि लोगों को पैसा बांटो, वो फिर कुछ चीजें खरीदेंगे तो इकोनॉमी चलेगी। ये इकोनॉमी से निकलने का एक तरीका, वही जो नौकरियां देने का तरीका जो आपने बताया कि उन्होंने अपनाया और लोगों को। तो ये बैकग्राउंड कहीं नहीं मिलेगा किसी ये बैकग्राउंड है बड़ा। हाँ। अब उसके अलावा दूसरा बड़ा बैकग्राउंड भी आप समझ लीजिए जो हो रहा है। जी। अमेरिका के अंदर इस वक्त, अब ये एक फेज मैं खत्म करता हूं, दूसरे पे आ रहा हूं। हाँ। वो ये है कि अमन चाहिए ईरान से, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अब डिप्रेशन की तरफ जा रही है। जब तक गए हॉर्मोज की स्ट्रेट बंद रहेगी और इस तरह से झगड़े होते रहेंगे जो कि कल झड़प हुई, तो ये और डिले होगा, और डिले होगा तो डिप्रेशन आएगा तो ट्रंप जाएगा, क्योंकि वो नवंबर के इलेक्शन में पिट जाएंगे। तो अब ये परेशानी भी है। दूसरे, उनकी पीठ के ऊपर, हमारे यूपी में कहते हैं घोड़ैयों चलना, वो कुछ को अपने पीठ पे लेके उन पे बैठी हुई है एक चीज है जिसका नाम है इजराइल लॉबी, यानी मिरियम हॉलस्टाइन, जिनके पास की खुद ट्रंप साहब ने बहुत शो ऑफ किया कि ये वहां क्नेसेट में एक तकरीर कर रहे थे इजराइल में, तो वहां उनका देखिए वो बैठी हुई है, वो थी वहां, और वो हैं 60 बिलियन डॉलर वर्थ उनकी है। अब ये कोई मामूली कुव्वत नहीं है उसकी। बिल्कुल। वो अगर इनकी पीठ पर बैठी हुई है, और उसको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पूरी एपेक की जो टीम है वो बैठी हुई है कि भाई किसी तरह से इजराइल को बचाओ, कैसे बचाओ, कुछ करो। अब वो कुछ करने के लिए ये हुआ कि भाई अब एक जहाज के लिए वो टिट फॉर टैट जरा सा कर दो, लेकिन उसकी कुव्वत है नहीं। अब यह कि अगर कुव्वत ये नहीं दिखाएंगे तो अमेरिका की मदद के बगैर इजराइल बच नहीं सकता। तो इस जगह पे ये गोट फंसी हुई है। उसमें एक पहलू और आपको बता देता हूं कि अमेरिका के अंदर अमन प्रॉफिटेबल है ईरान से, अमन चाहिए, मगर दोस्ती नहीं चाहिए। एक फियर ऑफ फ्रेंडशिप का डर। वो क्यों? इसलिए कि 1991-92 में एक बहुत बड़ा दुश्मन उनका सोवियत यूनियन, जिसकी वजह से नेटो बना, जिसकी वजह से नेटो को आर्म करने के लिए
मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका की बनी, और जब वो ढह गया खुद अपने कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से और कुछ आपके प्रेशर की वजह से, जब वो ढह गया तो एक परेशानी आई कि भाई दुश्मन तो गया, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? अरे इसका क्या होगा भाई, ये तो यतीम हो जाएगी अब। लिहाजा 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन नमूदार हुए पैगंबर बनके, इनके दुआओं का नतीजा कि भाई एक अब इस्लामिक टेरर पे मिल गया हमें, अब असलहे बेचना शुरू करो, दाएं बाएं आगे चपोरास आगे पीछे हर तरफ। तब एक वो मिल गया साहब। अब उसमें ये हुआ कि भाई जितने ममालिक हैं आपके ऑयल रिच, वो सब भी मुसलमान है इत्तेफाक से, तो मुसलमानों को गाली दे के कब तक पॉलिसी चलाओगे? तो लिहाजा उन्होंने शुरू किया ये, जब अगर आप याद हो ये ट्रम्प का पहला इलेक्शन हिलरी क्लिंटन के साथ, जब वो इलेक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि साहब ये कई रिपोर्ट्स बनी डीप स्टेट की कि साहब इसमें रशियन इंटेलिजेंस जो है वो क्लिंटन के खिलाफ और ट्रम्प के हक में काम कर रहा है। अब इतना बड़ा मुल्क, इतनी सिक्योर डेमोक्रेसी, लेकिन वहां के लोग खुद मातम कर रहे हैं कि साहब ये जो मॉस्को है वो हमको हमारी डेमोक्रेसी को जिंदा न रहने देगा, वो देखिए वो मदद कर रहा है ट्रम्प की। अरे साहब एक दो नहीं तकरीबन, और उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रम्प को हार जाना। लेकिन इस किस्म के हथकंडे जो हैं वो उल्टे पड़ते हैं। हिलरी क्लिंटन हार गई और ट्रम्प जीत गया पहला इलेक्शन। पहले की बात हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि साहब दोस्ती अगर कर ली ईरान के साथ, ईरान को तो हमने भूत बना दिया था, भूत बना, ये एंग्लो सैक्सन ऑपोजिशन उसकी दुश्मनी की एक दलील है। मसलन वाजिद अली शाह को अगर डिपोज करना है अवध से, तो वो एक लेचर है, वो एक हुकूमत करने के काबिल नहीं है, वो एक बदमाश है, वो एक अय्यार है, वो एक अय्याश है। ये भूल गए कि वो कितना बड़ा फनकार है, ये भूल गए कि उसने कितने प्लेज लिखे, ये भूल गए कि उसने कितनी शायरी, कितने अदब और कितना उसने थिएटर लिखा, ये सब भूल गए। लेकिन साहब उसके बाद यहाँ मोहम्मद शाह रंगीले मिले, उसके बाद जिसको चाहे दुश्मन बनाने के लिए वो, एक तो वो सद्दाम हुसैन हिटलर हो गए, और अब जितने भी अयातुल्लाह हैं, अभी आप यानी समझदार लोगों के लेख पढ़ लीजिए, तो यानी वहां के ईरान के लोग जो हैं वो कुछ सब ह्यूमन किस्म के लोग हैं, तो क्योंकि ये जो A1 ह्यूमैनिटी के एग्जाम्पल अमेरिका में जो रहता है वो उनको उनसे हकीर समझता है, समझे? अब इस हिकारत ज़दा लोगों ने खड़े होके पीट दिया, अब क्या करें? लिहाजा उनसे दोस्ती तो करेंगे नहीं, इसलिए कि 47 साल से उनको महज उनको दुश्मन, उनको डिमोनाइज, और ये कि ब्रूटल है, और ये कि वो अपने लोगों को मारती है, अपने लोगों को हाथी के पांव के नीचे कुचल देती है। ये जब आपने ये भूत बना रखा है तो वो भूत ओवरनाइट तो जाएगा नहीं, और अगर चला गया कहीं तो इस बेचारी जो हमारी यतीम हो रही है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसका क्या होगा? उसके ऊपर एक कयामत दूसरी आ गई है, कहर। वो कहर क्या है? वो ये है कि जितने आपने असलहे बनाए, देखिए आपके पास दो चीजें थी। मैं आप जब कह रहा हूं तो मैं काजमी साहब को नहीं एड्रेस कर रहा हूं, मैं वॉशिंगटन डीसी को एड्रेस कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल, तो वॉशिंगटन डीसी को मैं एड्रेस कर रहा हूं। आपने दो चीजें बनाई। अच्छा, आपके पास मीडिया आपके हाथ में था, वो इब्तिदा उसकी हुई थी ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में, वो मैं 25 दफा आप ही के प्रोग्राम में बता चुका हूं। तो जो इब्तिदा हुई थी, तो आपके हाथ में मीडिया और आपके हाथ में ये कि इसको ब्रूटलाइज कर दो, उसको डिमोनाइज कर दो, ये है। और वो आपके लोग धीरे धीरे
अपने ही एडवर्टाइजमेंट को इंटरनलाइज कर लेते हैं, फिर वो उसमें बिलीव करने लगते हैं। अब वो बिलीफ ये है कि ईरान में इस किस्म के भूत वहशी लोग रहते हैं, ये है लोगों के दिमाग में। जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं। अब धीरे धीरे इसका नतीजा ये हुआ है कि ईरानियन सिविलाइजेशन की बात होने लगी है। वक्त लगेगा जब वो हाफिज को समझेंगे, वक्त लगेगा जब वो शेख सादी को समझेंगे, लेकिन धीरे 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 ये चीजें भी होंगी। अब इस वक्त ये है कि अगर हमने दोस्ती कर ली और ये हमारे दोस्त हो गए तो इसका क्या होगा, ये कहाँ जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले। कौन? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, इसके ऊपर तो कह रहे हैं। एक तो ये दोस्ती हो गई तो हम दुश्मन किसे बनाए अब, उसके लिए असलहे चाहिए वो ये। लेकिन दूसरी चीज, इनके पास जो मीडिया था जिससे आप बेवकूफ बने और हम बेवकूफ बने। काज़मी साहब, हम अपने आप को कह रहे हैं ये कि हम समझे कि ये बहुत बड़ी कुव्वत है। अगर अब देखने की सलाहियत आई तो हमने कहा जरा सा घूम के देख लें भाई, अगर इतनी बड़ी कुव्वत है तो वियतनाम में 65 से 75 तक इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, जीता कौन? बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बता दीजिए, अपने ऑडियंस से पूछ लीजिए यकीनी तो कौन जीता। उसके बाद आपने हमला कर दिया इराक पे, आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपने 20 साल तक ऑक्यूपाई किया अफगानिस्तान को। 20 साल तक आपने सिर्फ हमला नहीं, आपने वहां हुकूमत की 20 साल, और उसके बाद आप कैसे भागे वहां से? सब वो तो अभी लोगों को याद है। 2022 अगस्त को कैसे भागे हो यारो? ऐसा तो दुनिया में किसी को भागते देखा नहीं। ये तो भगदड़ कभी देखी नहीं थी। वो हो गया। तो इसलिए ये अच्छा, अब दूसरी और भी आ जाइए। 2006 में हिजबुल्लाह की जंग, एक गोया रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह, उसकी जंग हो गई इजराइल से। बहुत बड़ी जंग, रीजनल मानी जाती है। आप लोगों के हाथ में मीडिया था, इजराइल के और अमेरिका और वेस्ट के हाथ में, उन्होंने उसको मुबहम रखा। हालांकि अगर आप रॉबर्ट फिस्ट की रिपोर्ट्स तब भी निकाल के देख लें तो आपको, वो तो है नहीं बेचारा, उससे बड़ा रिपोर्टर था नहीं उस जमाने में उस खित्ते में रॉबर्ट फिस्ट। तो फिस्ट की रिपोर्ट देख लीजिए। 2006 की जंग में इस तंजीम ने, इस ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि हिजबुल्लाह के नाम से याद कर रहे हैं लोग, गालियां बक रहे हैं ये अमेरिकन और इजराइल, इस तंजीम ने इजराइल को पीटा था। 2006 की जंग वो जीते थे, ये नहीं जीते थे। तो अभी से वहां से लेके यहां तक कामयाबी का कोई अभी तक हमने तो नहीं देखा साहब कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ है ये कि बड़े बड़े बम और हवाई जहाज जिससे जाके आप लोगों को गिरा दें। लोग ये मुल्क बर्बाद कर सकते हैं, ये शहर बर्बाद कर सकते हैं, ये इमारतें बर्बाद कर सकते हैं, ये जंग नहीं जीत सकते। ये जंग ये इस्टेब्लिश कर दिया ईरान ने, इस जंग ने खास करके। लिहाजा अब लेकिन है वही कि हम अगर ईरान से सुलह तो चाहते हैं, हम ईरान से पीस चाहते हैं, लेकिन हम दोस्ती नहीं चाहते। ये कैसे किया जाए? ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, इसको समझिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये अब आपने अभी तक दो बहुत ही अहम चीजें, एक तो अमेरिका की तारीख आपने बताई कि किस तरह से उस इकोनॉमिक मेल्टडाउन या डिप्रेशन उससे कैसे निकले और क्या क्या हुआ, और 3 बार इलेक्शन जीते, और अगर वो मर ना गए होते तो चौथी बार भी जीत गए, बीमार थे लिहाजा मर गए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने फियर ऑफ फ्रेंडशिप को जो डिफाइन किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये कि अमेरिका को ईरान से अमन चाहिए, दोस्ती नहीं चाहिए। लेकिन जितना मैं थोड़ा सा जानता हूँ ईरान के इस्लामी इनकलाब, उसकी रूह को, वो मैं भी ये समझता हूँ कि कभी शायद ईरान
इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर अमेरिकी एम्बेसी को इनवाइट नहीं करेगा अपने यहाँ। और ये लोग, बहुत लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान के इस्लामी इनकलाब के रोज बरोज कामयाब होने की कई और वजहों में से, जिसमें लीडरशिप के साथ इत्तेहाद, जिसमें कौमी इत्तेहाद, फौजी तरक्की, उसमें एक बड़ी वजह जो मेरे नजर में है, शायद मैं गलत हूं, कि अमेरिकी एम्बेसी वहां पर नहीं है, वहां शैतानों का अड्डा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने डेन ऑफ स्पाइज जिसको खत्म किया था, इसलिए शायद उनका इस्लामी इनकलाब कामयाब है और ईरान भी अमेरिका से दोस्ती नहीं चाहेगा। कुछ लोग आयतुल्लाह ख़ुमैनी का एक जुमला बताते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं पढ़ा या नहीं सुना, कि जिस दिन अमेरिका से दोस्ती होगी हमारा इनकलाब जाता रहेगा। तो वहां भी कोई दोस्ती के लिए ख्वाहिश नहीं है। और अभी भी जो फ्रोजन एसेट्स को डिफ्रीज किया जा रहा है, उसमें से अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी सामान ईरान खरीदे। ईरान ने कहा कोई शर्त नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, हम जहां से चाहेंगे खरीदेंगे। अच्छा, यहां तक बात आ चुकी। अब मैं थोड़ा सा जो बात कही, जो ईरान का रवैया है अमेरिका की तरफ और वेस्ट की तरफ, हाँ, वो भी यही है। उधर है बदनाम है मेरी सदाकत, इधर भी बदगुमानी कम नहीं है। इधर भी बदगुमानी कम नहीं है। तो ये है मामला। अरे साहब, बदगुमानी क्या, देखिए अभी बिल्कुल रीसेंट पास्ट 2 बार बातचीत होती रही और इन्होंने हमला किया। इन पे कौन भरोसा करे? क्या दुनिया में कोई भी मुल्क अमेरिका पर अब भरोसा करने की हालत में रहा है, इंक्लूडिंग इजराइल? क्या इजराइल भी अब अमेरिका पर भरोसा? जी, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने इनकलाब को मजबूत करेंगे, अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। क्यों? वो तो पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात। आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई की तरफ से तकरीबन 2 हफ्ते पहले पैगाम भेजा गया, ऐसी रिपोर्टें आई तमाम इलाके के अरब मुल्कों को, मुस्लिम मुल्कों को, कि आप इन दूर से आने वाली ताकतों को भूल जाओ, हम आपस में मिलकर के तरक्की करेंगे, खुशहाली होगी और अमन भी होगा। तो उस लाइन पर अगर ये मुल्क सोचने समझने लगे, जिनको अभी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा, इस इलाके का क्या होगा? जरा मैं समझता हूं इस इलाके की सियासत पर भी बात हो जाए। ये इलाका फिर भी अभी वही हो रहा है जो वो चाहते हैं, जो ईरान चाहेगा वही होगा। लेकिन मीडिया जो है, वो जब मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां जाएंगे तो मीडिया उनको फॉलो करेगा। वो जहां रुकेंगे मीडिया उन्हें फॉलो करेगा। वो जब अमन एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन बेरूत एंड तेल अवीव, मीडिया उसको फॉलो करेगा। उसके बाद वो जाएंगे बहरीन, मीडिया उन्हें फॉलो करेगा। तो ये जो एकदम से एक फजा बनेगी, तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो जीसीसी अभी तक अमेरिका के साथ है। वो मीडिया का ये एक चमत्कार है। लेकिन अभी वहां पे अगर धीरे धीरे बातें हो रही हैं, वहां पे अब अमेरिकी बेसिस का आना मेरे नजदीक, अगर भाई मैं तो इसमें बहुत कम हूं, मैं तो कर्नल डगलस मैकग्रेगर ऐसा थिंकर है मिलिट्री का, जो कि आता है प्रोग्राम में, उसका कहना है कि नामुमकिन है। अब जंग आप हार चुके हैं, अब आपका यहाँ दोबारा आना और एस्टेब्लिश करना और बिलियंस ऑफ डॉलर फिर खर्च करना, ये फीजिबल नहीं दिख रहा। ये फीजिबल नहीं दिख रहा। लेकिन उधर वो सरबसजदा है मसीहा कि मेरी बात रहे। उधर मिरियम हॉलस्टाइन $60 बिलियन लिए हुए खड़ी हैं, अगुवाई करती हुई एपेक की, इजराइल लॉबी की, कि भाई हमारी बात भी थोड़ी सी मान लो। इसको बिल्कुल ये जो है अपना नेतन्याहू, डोंट मेक हिम ईट क्रो, एक फितरा है अंग्रेजी में, जो कौवा ना खिलाओ, नॉट टू मच ऑफ इट एट एनी रेट। अच्छा, एक चीज जो आपने अब तक 2 बार जिक्र किया बेरूत और तेल अवीव की के एग्रीमेंट का, अगर उस तस्वीर को देखें, मुझे लगता है शायद आपका भी असेसमेंट वही हो। वो जो तस्वीर है साइनिंग सेरेमनी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की,
जिसमें मार्को रूबियो खड़े हैं, कुछ और अमेरिकन खड़े हैं, जिसमें इजराइल का एम्बेसडर साइन कर रहा है, लेबनान की एम्बेसडर मोहतरमा साइन कर रही हैं, और ये 3-4 लोग खड़े हुए हैं। अगर उस तस्वीर को गौर से देखा जाए और बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश की जाए, आप मुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार हैं। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस वाले 3-4 आदमियों को गिरफ्तार करके चेहरे पर वो बांध करके और फोटो खिंचवाते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि जबरदस्ती अजीब सा है? लेकिन ये है कि एक तरफ जेडी वैंस हैं जिनको की पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से ये पीस डील आगे बढ़े, क्योंकि वो सीरियस कैंडिडेट हो गए हैं रिपब्लिकन पार्टी के लिए अगले इलेक्शन के। वो उस तरह से चल रहे हैं और बिल्कुल दूसरी रविश पे हैं मार्को रूबियो, जो कि इसको सबोटाज करना चाह रहे हैं। वो हैं नियोकॉन्स और वो इजराइल लॉबी के साथ है बिल्कुल टोटल मार्को रूबियो। अब देखिए कौन जीतता है आखिर में। लेकिन इसमें साथ साथ रिएक्शन आ रहा है लेबनान से, हिजबुल्लाह की तरफ से, जो इस तरह की किसी भी डील को रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए आज भी लेबनान के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि इजराइल से डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती, गैर कानूनी है हिजबुल्लाह की नजर में, और जो वहां के नेशनलिस्ट हैं उनकी नजर में सरकार गैर कानूनी काम कर रही है इजराइल से डायरेक्ट बात करके। तो जिस मुलाकात के बेस में ही कानून को तोड़ना है, जो मुल्क का कानून है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, तो इतना नकली एग्रीमेंट जिस तरह से ईरान और अमेरिका वाले डील को कमजोर करने के लिए, जैसा कि आपने बताया, वो सब होने के इम्कान है। अच्छा, एक ताजा खबर आ रही है, अभी ईरान की तरफ से तेल मिनिस्टर आए थे इंडिया, और कहीं ये भी मैंने सुना कि शायद मोदी जी को इनवाइट किया गया है लास्ट राइट्स में आयतुल्लाह खामेनेई के, और उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया है, वहां प्रेसिडेंट पेजेश्कियान थे। तो क्या आपको लगता है कि भारत और ईरान के बीच में जो कुछ हुआ और फादरलैंड मदरलैंड जो किया गया था 26 फरवरी को, उसके बाद कोई डैमेज कंट्रोल का ये अच्छा मौका है? भारत क्या करेगा, क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, आपकी नजर में क्या लगता है? जाहिर है अब भारत को वो कदम उठाना चाहिए कि वो नॉर्मलाइज करे अपने रिलेशंस को ईरान के साथ, क्योंकि सितंबर के महीने में जब यहाँ पे ब्रिक्स की समिट होगी उसमें पेजेश्कियान साहब होंगे, प्रेसिडेंट वहां के, वो आएंगे, तो क्या बात होगी? क्या ऐसे ही होगा जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि खेल तो हम लेंगे लेकिन हम हाथ नहीं मिलाएंगे? ये इस किस्म की हरकत ना हो। आपको वहां जाना चाहिए या आपको उनको बुला लेना चाहिए, या कम से कम अपने बड़े को, हालांकि हम जानते हैं कि ये जो किस्सा अभी भांडा जो फूट रहा है ये राम मंदिर वाला, ये सब सॉल्व हो जाए, राम मंदिर का भांडा जो है वो उसपे वो बहुत अच्छे ना लगेंगे लीडर्स यहाँ के, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को, चाहे आप फॉरेन मिनिस्टर को भेजें, किसी को भेजें, एक तो इसमें भेजना चाहिए जो इमाम खामेनी का के लास्ट राइट्स हैं उसके लिए, और उसके बाद आपको बुलाना चाहिए ताकि ब्रिक्स से पहले कुछ, क्योंकि अल्टीमेटली यही दिख रहा है, कोई दुनिया में यह नहीं समझ रहा कि इस जंग में अमेरिका या इजराइल जीत गया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हार गया, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि ये कैसे जीतेगा। अब वो खेल खत्म हो चुका है। अब इत्मीनान के साथ भारत के लिए भी जरूरी है कि जो समिट होने वाली है ब्रिक्स की सितंबर में, उससे पहले कोई ना कोई कदम ऐसे दिखाई दे कि जो कि ईरान की तरफ रुजू हो और थोड़े से हाथ मिलाने की बात हो, और चाबहार जो है वो निकाल के रखा जाता था
फिर अंदर रख दिया जाता था। तो चाह बाहर वगैरह को सिंसियरली सीरियसली आप लेके चलें। वो I2U2 तो नहीं चला। अगर चला हो तो हमें बता दिया जाए। जी I2U2 आपके अमीन के लिए बता दिया जाए। बिल्कुल। I2U2 वो एक समझौता इजराइल और अमेरिका के बीच में था। I2 इंडिया एंड इजराइल, U2 UAE एंड USA। यानी चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हिंदुस्तान से UAE और इजराइल होते हुए यूरोप की तरफ रिलीज करें जहाजों को। हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा, ये जो गले जाके मिले हमारे प्राइम मिनिस्टर जंग से 3 दिन पहले नेतन्याहू साहब से, वो क्यों मिले? अब लोग यहाँ पे तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मिले, लेकिन मैंने सुना ये है कि हाइफा, जहाँ की बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अडानी साहब का, वहां अब वो पोर्ट डिसफंक्शनल है। मुझे उसकी पूरी डिटेल नहीं मालूम है। बहरहाल इस किस्म की छोटी चीजों से हम जरा सा गुरेज करें और एक बड़े पिक्चर को देखें। उसमें ईरान का रवैया हिंदुस्तान की तरफ क्या है, ये क्योंकि मैं उनके प्रेसिडेंट को इंटरव्यू कर चुका हूँ, मैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिल चुका हूँ। उनका रवैया हिंदुस्तान की तरफ ये है कि हिंदुस्तान को वो एक बहुत बड़ी फ्रेंडली कंटिन्यूअस और कंटिगुअस सिविलाइजेशन मानते हैं। अगर आपकी लीडरशिप भी हार्मोनाइज करे उनके इस दायरे से तो ठीक है, वरना वो नजरअंदाज करके हिंदुस्तान को लेके चलते हैं। किश्वर हिंद, मैंने जब भी बात की तो किश्वर हिंद और फिर उसके बाद आगे, और यानी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन है, उससे हमारी दोस्ती की तारीख है। आप अभी हैं नहीं है, आ जाइए, तो आप भी हैं हमारे दायरे में, नहीं है तो हिंदुस्तान तो है, तो आप हिंदुस्तान नहीं है गोया। यकीनी तौर पर पिछले 2-3 महीने के अंदर ईरान से जब भी हमने कई लोगों से बात की, एक्सपर्ट से, तो वहां यही बताया गया कि 2 नजरिए हैं इस वक्त ईरान में। एक तो सरकार से मुताल्लिक और एक अवाम से मुताल्लिक। अवाम से वो बहुत ही मुतासिर हैं, बहुत ही दोस्ती दिखाई है हिंदुस्तानी अवाम ने, और जंग शुरू होने के बाद जिस तरह से डोनेशंस लोगों ने इकट्ठे किए हैं, ऐसी मिसालें मेरे सामने हैं जिसकी जेब में मजदूर के 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए हैं, उसमें से वो 100 रुपए निकाल करके उसने दिए हैं। एक कटोरा पीतल का है, वो भी दिया है। साइकिल है वो बेची है, मोटरसाइकिल वो बेची है ईरान के लिए। तो वो जज्बाती जो ताल्लुक ईरान और भारत के अवाम का है, उसको वो बहुत एहतराम से देख रहे हैं। आने वाले वक्त में वो कोशिश जरूर करेंगे, जैसा कि आपने कहा, और तेल के मिनिस्टर को, ऑयल मिनिस्टर को फौरन भेजना, वो भी एक बड़ा इशारा है। मुझे लगता है भारत को उस तरफ बढ़ना चाहिए, पूरे मुल्क के फायदे में है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने आज तो कई रिवीलिंग चीजें आपने बताई, अमेरिका की तारीख बताई, डिप्रेशन से निकलने की, और फियर ऑफ फ्रेंडशिप। अमेरिका ईरान से कारोबार चाहता है, दोस्ती नहीं चाहता, लेकिन ईरान की तरफ से भी ऐसे ही कुछ हालात हैं। आपने एक शेर भी इस पर कहा। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।